हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नोवल कुमार। आज मैं आपके लिए सुप्रीम जादूगर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एनास हवेली वापस जाना कुछ ही मिनटों की बात थी। जैसे ही वे एशिल्ना की पहुंच से दूर हुए, ओरियन ने लित को संक्षेप में समझाया कि किसी की हत्या करने के कृत्य ने उसके दो साथियों को कैसे प्रभावित किया था। लित बस सुनता रहा। उनके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में वह क्या कर सकता है, इस पर विचार करता रहा। स्थिति निराशाजनक लग रही थी। जब वे आखिरी वॉप स्टेप से बाहर निकले तो जिनी एनास उनका इंतजार कर रही थी। आश्चर्य ने ओरियन को इतना सुन्न कर दिया कि उसने जिनी को पहल करने का मौका दे दिया। प्रिय लित, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। मैं डचेस जिनी एनास हूं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाने से पहले उसे एक अदब कर्टसी दिया। खुद का पहले परिचय देकर घर की मालकिन ने उसे बहुत सम्मान दिया था। ये वास्तव में एक असामान्य स्थिति थी जिसका केवल एक ही संभावित उत्तर था। खुशी मेरी है। मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, मेरी लेडी। लित ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को चूमते हुए आधा घुटने टेक दिया। उनकी आंखें मिली, एक दूसरे के हाव भाव और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करते हुए। यह महिला एक आम आदमी के प्रति बहुत विनम्र हो रही है। उसका स्पष्ट रूप से एक छिपा हुआ एजेंडा है। अगर उसे लगता है कि वह अपने छोटे कद और दयालु चेहरे से मुझे असावधान पकड़ लेगी तो वह बहुत गलत है। वो जो कुछ भी बेच रही है, मैं उसे नहीं खरीद रहा। लित के विचार बिल्कुल सटीक थे। इतनी कम उम्र और रस्मों तथा शिष्टाचार का इतना ज्ञान, जिनी ने सोचा। यह देखने का सही अवसर है कि क्या उसके बारे में रिपोर्ट सही है। मुझे उसकी काबिलियत का परीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए और यह भी कि क्या वह लड़कियों में से किसी के लिए एक संभावित दूल्हा है। जिनी, प्रिय, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओरियन ने एक सख्त मुस्कान के साथ कहा, जिससे उन दोनों ने उसके खराब अभिनय कौशल के लिए अपनी भौहें सिकोड़ी। ये केवल एक पल के लिए रहा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे की प्रतिक्रिया देख ली थी। लित और जिनी तुरंत चल रहे आपसी धोखे से अवगत हो गए और उसी के अनुसार अपनी योजनाएं बदल दी। मेरे प्यारे पति, मैं समझती हूं कि यह मामला आपके और बच्चों के लिए कितना संवेदनशील है। मैं बस हमारे सम्मानित अतिथि से अपना परिचय कराना चाहती थी। उन्हें पता होना चाहिए कि जरूरत के समय उनकी मदद के लिए हम कितने आभारी हैं। उसकी आवाज लचकित थी, लेकिन उसकी आंखें फौलाद की तरह सख्त थी। जिसका अनुवाद यह है, मैं अपने परिवार को किसी अजनबी के हाथों में सौंपने पर भरोसा नहीं करती, बिना उसे ये बताए कि वह गलती करना बर्दाश्त नहीं कर सकता। लित की व्याख्या एक बार फिर सही थी। मैं आपके विश्वास के लिए आभारी हूं, मेरी लेडी। जब आप मदद मांगे तो एक सच्चा दोस्त बेकार नहीं बैठ सकता। मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। मैं आपसे बस इतना ही वादा कर सकता हूं। लित की आवाज दयालु थी जबकि उसकी आंखें ठंडी थी। जिनी की तरह उसने विनम्रता का दिखावा बनाए रखा, लेकिन अब उसे और मूर्ख बनाने की कोशिश नहीं की। उनके समान स्वभाव के कारण उन्होंने उनके बीच एक मूक समझ और सम्मान स्थापित कर लिया था। तो तुम यहाँ केवल मेरे पति के आग्रह पर आए हो और तुम्हें नहीं लगता कि ज्यादा कुछ किया जा सकता है? अब तक सब ठीक है, नौजवान। लाइनों के बीच उनकी बातचीत ओरियन को पागल कर रही थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि बिना अशिष्ट हुए उन्हें कैसे रोका जाए। सौभाग्य से फ्लोरिया उसके बचाव में आई। नमस्ते, लित। उसे देखकर उसके गाल लाल हो गए। फ्लोरिया अभी भी अपनी पिछली कॉल के बारे में संकोच महसूस कर रही थी। उसने बिना आस्तीन की पन्ना, एमरल्ड रंग की शाम की पोशाक पहनी थी, जो उसकी गोरी त्वचा और काले बालों को उभार रही थी। लित ने उसे एक ठंडा लेकिन विनम्र प्रणाम दिया, जिसका उसने अजीब तरह से जवाब दिया। जिनी से एक भी विवरण नहीं छूटा। माफ करना मां, लेकिन स्टाफ को डाइनिंग हॉल सेट करने में समस्या हो रही है। उन्हें आपकी देखरेख की जरूरत है। उसके शब्दों ने जिनी को उनसे विदा लेने और अपनी बेटी के पीछे जाने के लिए मजबूर कर दिया। क्या यह वही लड़का है जिसने तुम्हें अपने अंतवस्त्र बदलने पर मजबूर किया? जैसे ही दरवाजा उनके पीछे बंद हुआ, उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, फ्लोरिया ने कानों तक लाल होते हुए सफेद झूठ बोला। सच में? फिर तुम आखिरकार अपनी प्यारी पैंट के बजाय गाउन क्यों पहन रही हो? शायद इसलिए क्योंकि आपने मुझे कम से कम रात के खाने के लिए ड्रेस पहनने के लिए सारा दिन परेशान किया है। जिनी ने अपनी जीभ चटकाई। फ्लोरिया सही थी। बहुत बुरा हुआ कि वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। जिनी ने अपनी बात खत्म न करते हुए जारी रखा। मैंने तुमसे हमेशा कहा है, किसी पुरुष का दिल जीतने के लिए सबसे अच्छा अंतवस्त्र वह है जिसमें कोई अंतवस्त्र न हो। आमतौर पर इस समय तक यूरियल सो चुका होता है। ओरियन ने लित को शानदार ढंग से सजे गलियारों के माध्यम से अतिथि क्वार्टर तक पहुंचाया। यहाँ रुको, जैसे ही वो पूरी तरह जाग जाएगा मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा। ओरियन ने अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाया। लित को उसकी चिंताओं के साथ अकेला छोड़ दिया। एकमात्र चीज जो मैं पक्के तौर पर जानता हूं वह यह है कि यूरियल के पिता और ओरियन वास्तव में हताश होंगे।
मेरे सहपाठियों ने पहले ही मेरी पृष्ठभूमि की जांच कर ली है, इसलिए माता पिता को भी मेरा अतीत पता होना चाहिए। ये देखते हुए कि मैं कैसा बना हूं, उन्हें क्या लगता है कि मैं किस तरह की मदद दे सकता हूं? इसे उनकी और अपनी एक साथ मदद करने के अवसर के रूप में देखो। तुम्हें अपना बोझ साझा करने के लिए कभी कोई नहीं मिला। पहले तुम्हें काल की रक्षा करनी थी, फिर खुद का पेट भरना था और तिस्ता को बचाना था, सोलस ने कहा। शक्ति की तुम्हारी तलाश तुम्हें एक अकेले रास्ते पर ले गई। तुम किसी को यह जानने की अनुमति नहीं दे सकते थे कि तुम किस दौर से गुजर रहे हो, हमेशा सब कुछ खुद सहते रहे। उनके बारे में युवा डेरेक की तरह सोचो। उन्हें वो बताओ जो तुम अपने छोटे स्वरूप को बताते अगर तुम्हें अवसर मिलता। सोलस के शब्दों ने लित को वह याद दिलाया जो पृथ्वी पर उसके चिकित्सक ने उसे कई बार बताया था, कि उसके घावों को भरने के लिए उसे अपनी भावनाओं के बारे में खुला और ईमानदार होना होगा। डॉक्टर योर की सलाह मानते हुए लित डेरेक ने घरेलू हिंसा के पीड़ितों के लिए एक आश्रय स्थल में स्वयंसेवा भी की थी, लेकिन उनके साथ सहानुभूति रखने के बजाय उसने अपने पिता की मृत्यु का कारण बनने पर गर्व महसूस किया। वो उतना ही दुखी था जितने वे थे, लेकिन कम से कम उसका एक जीवन और घर था। उनके विपरीत एक पीड़ित के रूप में उसके दिन समाप्त हो गए थे। जिन लोगों के साथ उसने काम किया वे इसके बजाय डर के कांपते हुए पुतले थे जो लगातार अपनी पीठ देख रहे थे। उनकी कहानियां सुनकर लित डेरेक और भी क्रोधित हो जाता, मानव जाति से और अधिक नफरत करने लगता। केवल कुछ हफ्तों के बाद डॉक्टर योर ने उसके व्यवहार में नकारात्मक बदलाव देखे थे और उसे रुकने के लिए कहा था। जब ओरियन ने उसे अंदर जाने दिया तो लित ने एक ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति देखी जो यूरियल से काफी मिलता जुलता था। इससे पहले कि ओरियन उनका परिचय करा पाता, यूरियल लित पर बरस पड़ा। तुम भी कैसे दोस्त हो? अब आना बहुत कम और बहुत देर से है। तुम कहां थे जब मैं उल्टी और आंसुओं के बीच दुबका हुआ था? मेरे पिता के मुझसे संपर्क करने से पहले मैं घंटों तक वैसा ही रहा। 5 दिन हो गए हैं और तुमने कभी फोन नहीं किया और नहीं मिलने आए। तुम्हारे साथ क्या गलत है? वैलेंडीरस अपने बेटे के अशिष्ट व्यवहार से बहुत शर्मिंदा थे, लेकिन साथ ही बहुत खुश भी थे। यूरियल को अपनी ताकत मिल गई लगती थी। उसे गुस्से में देखना पहले से ही एक बड़ा सुधार था। यूरियल के शब्दों ने लित को दोषी महसूस कराया, यहां तक कि उसे थोड़ा आहत भी किया। सोलस की सलाह मानने का फैसला करने के बाद लित ने अपना अपराध बोध एक तरफ रख दिया और सख्ती दिखाई। दोस्त, तुम्हारी तरफ से यह बात शोभा देती है। क्या तुम्हें याद भी है कि हम कैसे मिले थे? तुमने मुझ पर कचरा फेंका था और तब तक माफी नहीं मांगी थी जब तक तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। लित चिल्लाया नहीं, फिर भी उसके शब्दों ने यूरियल के आक्रोश और खुद को सही साबित करने वाले रवैये को खत्म कर दिया। बिल्कुल, कब से हम दोस्त हैं? तुम पूरे समय मेरा इस्तेमाल कर रहे थे और मैंने भी वैसा ही किया। वरना मुझे अपने बारे में अकादमी से असंबद्ध कुछ बताओ। मेरी बहनों के नाम क्या हैं? भविष्य के लिए मेरे सपने क्या हैं? धत तेरे की, क्या तुम्हें यह भी पता है कि मेरा पसंदीदा रंग क्या है? यूरियल को अचानक एहसास हुआ कि साथ में बिताए गए पूरे समय के बावजूद लित उसके लिए अभी भी पूरी तरह से अजनबी था। देखा, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और मैं भी तुम्हारे बारे में। हालांकि चिंता मत करो, चीजें बदलने वाली हैं। लॉर्ड एनास, क्या आप कृपया लड़कियों को यहां ला सकते हैं? मुझे लगता है कि कुछ बातें कहने की जरूरत है, लेकिन मैं इसे केवल एक बार करना पसंद करूंगा। लित और यूरियल खामोशी में बैठ गए, दूसरों के आने का इंतजार करने लगे। यूरियल ने अपने पिछले गुस्से के बारे में जितना सोचा वो उतना ही बचकाना और हास्यास्पद लगा। लित सही है, हम कभी दोस्त नहीं थे। ये सिर्फ एक धारणा थी जो मैंने खुद बनाई थी। हमने कठिनाइयां और स्कूल का काम साझा किया, लेकिन मैंने कभी एक बार भी अकादमी के बाहर उसके जीवन की परवाह नहीं की। मैं कैसा दोस्त हूं? जब फ्रिया ने लित को देखा तो कमरे का तापमान कई डिग्री गिर गया। वो चिल्लाई नहीं और न ही उस पर हमला किया, इसके बजाय जितना संभव हो सके उतनी दूर बैठना चुना। लित ने उसे कोई ढील नहीं दी, वही भाषण दोहराया जो उसने यूरियल को दिया था, जिससे वह पहले गुस्से से लाल हो गई और फिर यह महसूस करने पर पीली पड़ गई कि उनका रिश्ता कितना सती था। जब समूह इकट्ठा हो गया तो वह आखिरकार शुरू कर सका। मुझे अपना उचित परिचय देने दें। नमस्ते, मैं लित हूं और मैं एक हत्यारा हूं। उन शब्दों पर कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तुम्हारी पृष्ठभूमि की जांच गलत है। मैंने अपने पहले आदमी को तब नहीं मारा था जब मैं 6 साल का था, बल्कि तब मारा था जब मैं केवल 4 साल का था। लित उन्हें यह नहीं बता सकता था कि उसने पृथ्वी पर अपने पिता को कैसे मारा था, इसलिए उसे एक आधा झूठ बनाने के लिए 2 सत्यों को मिलाना पड़ा। उस समय मेरे लिए जीवन भयानक था। मैं हमेशा भूखा रहता था, इसलिए जब भी मैं अपने माता पिता की पीठ पीछे जंगल में भागता था और मैं जादू का उपयोग करके शिकार करता था। जो कोई नहीं जानता, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी नहीं, वो ये है कि मैं अकेला नहीं था। वहां एक शिकारी पोचर था, एक अप्रिय हिंसक आदमी जो जब भी हम मिलते थे मेरा शिकार चुरा लेता था और हर एक बार मेरी पिटाई करता था।
मैं किसी को नहीं बता सकता था। मुझे अपनी कमजोरी पर बहुत शर्म आती थी और डर था कि मेरे माता पिता मुझे घर में बंद कर देंगे, इसलिए मैंने उन्हें सच का पता लगाने और शिकार जारी रखने से रोकने के लिए बहाने बनाए। मैंने महीनों तक इसे सहा, जब तक कि एक दिन मैं कुछ सफेद खरगोश पकड़ने में कामयाब नहीं हो गया। उनके मांस और खाल से मेरे परिवार का पेट भर जाता और कपड़े मिल जाते, यहाँ तक कि मेरी बीमार बहन को भी समय समय पर टहलने जाने की अनुमति मिल जाती। बहुत बुरा हुआ कि शिकारी ने मुझे फिर से ढूंढ लिया और फिर से मेरा शिकार छीन लिया। जो वह नहीं जानता था वो ये था कि हम अकेले नहीं थे। एक जादुई जानवर, मैजिकल बीस्ट, मेरा भी पीछा कर रहा था और जब वो मुझसे दूर चला गया तो मैंने उसे चेतावनी न देने का फैसला किया। लित की आंखें अपने पिता के बारे में सोचकर नम हो गईं कि उन गीली सीढ़ियों द्वारा उसका गंदा काम करने से पहले उसे कितना कष्ट सहना पड़ा था। जब जानवर उसे खा रहा था तो मैंने न तो मदद के लिए पुकारा और न ही उसे भगाने का प्रयास किया। मैंने बस अपना शिकार वापस लिया और यह सुनिश्चित करने के लिए पहरा दिया कि वो शिकारी मुझे फिर कभी नुकसान न पहुंचा सके। मैंने शायद उसे सीधे नहीं मारा होगा, लेकिन मैं उसे अपना पहला पीड़ित मानता हूं। अपने सभी दोस्तों को नम आंखों के साथ सिसकते हुए देखकर लित ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हारी पीड़ा को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। यह कोई नापने का मुकाबला नहीं है कि किसके साथ बुरा हुआ। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे जानो, असली मुझे, इससे पहले कि मैं तुम्हें एक बिन मांगी सलाह दूं। उसने एक गहरी सांस ली, उनमें से प्रत्येक की आंखों में देखते हुए। फ्रिया, यूरियल, तुमने भी किसी को मारा है। शायद इसलिए क्योंकि तुमने अकादमी का दबाव महसूस किया, या बस इसलिए क्योंकि इतने सारे राक्षसों को मारने के बाद यह सही काम लगा। न्याय करना मेरा काम नहीं है। फ्लोरिया, क्विला, देर सबेर तुम भी किसी को मारगी, या तो आत्मरक्षा में या क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है। जब वो क्षण आए तो कृपया मेरे शब्द याद रखना। जीवन एक क्रूर अग्नि परीक्षा, क्रूसिबल, है जो हमें बार बार तोड़ती है, हमें टुकड़ों को वापस जोड़ने के लिए मजबूर करती है। कभी कभी हम इससे अधिक मजबूत होकर निकलते हैं, कभी कमजोर, और अधिकांश समय हम इसके बारे में बहुत कम कर सकते हैं। असफलता नीचे गिरना नहीं है, यह उठना नहीं है। मैं अपना बोझ किसी के साथ साझा नहीं कर सका। मैं अपने भाई से, अपने परिवार से कैसे कह सकता था कि हमारी खुशी दूसरे आदमी की मौत पर बनी है? तुम मेरे जैसे नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत से लोग हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, जो तुम्हारे संघर्ष को जानते हैं और मदद करने के इच्छुक हैं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें ठीक होने में कितना समय लगेगा, लेकिन तुम्हें इसका अकेले सामना करने की जरूरत नहीं है। हर किसी को दीवारों से बाहर करने के बजाय, जैसा मैंने किया, उनके द्वारा दिए जा रहे हाथों को स्वीकार करने की कोशिश करो। अन्यथा तुम मेरे जैसे बन जाओगे। और मेरा विश्वास करो जब मैं कहता हूं कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरे बहुत सारे टुकड़े गायब हैं। मैं इतनी गंदगी SHT के साथ मिला हुआ हूं कि मैं अब बमुश्किल ही इंसान महसूस करता हूं। तुम अपने जीवन के साथ जो चाहो करो, लेकिन याद रखो कि आज मैंने तुम्हें अपना एक हिस्सा और एक चुनाव दिया है। एक ऐसा चुनाव जो मुझे कभी नहीं मिला। अपने नए शरीर के साथ, लित एक हाथ से एक वयस्क को उठाने और थकने से पहले कई मिनटों तक एक जादुई जीव, मैजिकल बीस्ट, जितनी तेज गति से दौड़ने में सक्षम था। फिर भी वो भाषण देने के बाद पहले से ही हौंफ रहा था। उन शब्दों को जोर से बोलना उसके द्वारा किए गए सबसे कठिन कामों में से एक था। अपने आप को खोलना, स्वेच्छा से अपनी कमजोरी दिखाना, यह उन सभी चीजों के खिलाफ था जिसके लिए वह अपने पिछले 3 जन्मों में जिया था। ये खुद को घायल करने के करीब की बात थी, इतने सारे पुराने घावों को सार्वजनिक रूप से फिर से खोलने और बहने देने के लिए मजबूर करना। उसके पास अभी भी कहने के लिए बहुत सारी चीजें थी कि वह उनमें से हर एक से कितनी ईर्ष्या करता था, यहाँ तक कि क्विला से भी, जो एक ऐसी दुनिया में प्रतिभा के साथ पैदा हुए थे जिसने उन्हें असीमित क्षमता दी थी। वे बहुत छोटे थे, जबकि वो बहुत कड़वा और बूढ़ा महसूस करता था। वे जीवन में जो चाहें वह रास्ता अपना सकते थे, जबकि वह एक तरफा रेल की पटरी पर फंसा हुआ था। मैंने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है। अगर मैं जारी रखूंगा तो मैं उन्हें फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा। मेरे विपरीत, वे वास्तव में बच्चे हैं। उनके मन अभी भी नाजुक हैं। उन्हें अभी जो सुना है उसे वास्तव में समझने के लिए समय चाहिए। कमरे में मौजूद हर कोई रो रहा था, यहाँ तक कि लित और सोलस भी। सोलस के पास बहाने के लिए आंसू नहीं थे, फिर भी लित उसकी पीड़ा को वैसे ही महसूस कर सकता था जैसे वो शारीरिक रूप से उपस्थित लोगों के लिए महसूस कर रहा था। हालांकि उनके विपरीत, जो क्षणभंगुर भावनाओं से अस्थायी रूप से बह रहे थे, सोलस लित द्वारा अभी अभी उठाए गए छोटे, दर्दनाक कदम के लिए खुश भी थी। मुझे लगता है कि हमारा काम यहाँ हो गया, लित ने अपने बहे हुए केवल 2 आंसू पोंछते हुए कहा। मैं अपनी उपस्थिति से आप लोगों को और परेशान नहीं करूंगा, इसलिए मैं विदा लेता हूँ। वह बिना पीछे मुड़े दरवाजे से बाहर निकल गया, जब तक कि उसे पीछे से एक छोटे से शरीर द्वारा गले लगाने का एहसास नहीं हुआ। मैंने तब जो बातें कही थी, तुम्हारे शिकार करने और लोगों को मारने के कूल होने के बारे में, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। क्विला फूट फूट कर रो रही थी।
मैंने कभी यह सोचने के लिए नहीं रुकी कि ऐसा जीवन तुम्हारे लिए कितना कठिन रहा होगा। खुद इतने कष्टों से गुजरने के बावजूद मैं केवल तुम्हें अपनी किताबों के उन नायकों में से एक के रूप में देख सकती थी, जो एक मुस्कान के साथ सब कुछ झटक देने में सक्षम है। मैं बस वहीं खड़ी रही, दूर से तुम्हें देखती रही और केवल अपने बारे में सोचती रही और तुम्हारी भावनाओं की कभी परवाह नहीं की। अगर कुछ भी है, कुछ भी जो मैं तुम्हारे लिए कर सकती हूँ, भले ही तुम केवल बात करना चाहो, बस कह देना। लित ने उसके आलिंगन से भागे बिना पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वापस गले भी नहीं लगाया। तुम्हारी बातों के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस चीज को अपने सिर पर हावी होने दे रही हो। उसने दयालुता से उसका सिर थपथपाया और अपना हाथ उसके बालों में फेरा। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम लोगों को वे सारी बातें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे तुम्हारी दया या करुणा चाहिए थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा मानना था कि तुम्हें अपने जीवन के साथ क्या करना है, ये तय करने से पहले उन्हें सुनने की जरूरत थी। अब जब तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ, तो मुझे चाहिए कि तुम शांत हो जाओ और इस साल के दौरान जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में विचार करो। तुम्हें कभी भी भावुक होने पर महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए, वरना तुम ऐसी चीजें करोगी और कहोगी जिनका पछतावा तुम्हें भविष्य में होगा। जब हम अकादमी में फिर से मिलेंगे, अगर तुम अभी भी वही सोचती हो जो तुमने अभी कहा, तो अपना प्रस्ताव एक बार फिर दोहराना। कौन जानता है, शायद इस बार हम सच में दोस्त बन जाएं। क्विला ने उसे छोड़ दिया, यह महसूस करते हुए कि वह अभी अभी एक छोर से दूसरे छोर पर चली गई थी, उससे कभी बात न करने से लेकर लगभग अपनी भावनाओं को स्वीकार करने तक। हे भगवान, मैं कितनी मूर्ख हूँ। मुझे कभी लित से प्यार नहीं हुआ, केवल उस विकृत छवि से हुआ जो मेरे पास उसकी थी। शुक्र है कि उसने मुझे खुद को मूर्ख बनाने से पहले ही रोक दिया। मैं उसे केवल एक संभावित दोस्त के रूप में देखने और प्यार की नजर से न देखने के लिए दोष नहीं दे सकती। हम अभी भी बहुत छोटे हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। चलिए दोस्ती से शुरुआत करते हैं। केवल तब जब लित एरनास के निजी गेट पर पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह ओरियन के शाही पास, रॉयल पास के बिना इसे संचालित नहीं कर सकता था। बहुत बढ़िया काम किया, होशियार चंद। अब मुझे वापस जाकर मदद मांगनी होगी। मैं भाग्यशाली रहूंगा अगर कर्मचारी मुझे बाहर नहीं निकाल देते। यहाँ कोई मुझे नहीं जानता या मैं यहाँ क्यों हूँ। तभी उसने अपने पीछे का दरवाजा खुलते सुना। वो फ्लोरिया थी। उसका चेहरा अभी भी उसके द्वारा लगाए गए थोड़े से मेकअप से आंसुओं से सना हुआ था। वह अपने हाथ मरोड़ रही थी, उसे ये बताने का साहस जुटाने की कोशिश कर रही थी कि वह कितनी शर्मिंदा थी। फ्लोरिया वह थी जिसने लित के साथ सबसे अधिक समय बिताया था, हर सुबह नाश्ते से पहले साथ में टहलते हुए। वो क्विला की तरह मखमली नहीं थी और क्विला की भावनाओं को ठेस न पहुंचाने के लिए फ्रिया की तरह उससे दूरी नहीं बनाई थी। फिर भी उसने कभी उसके बोझ के बारे में पूछने की जहमत नहीं उठाई थी। समस्या ये थी कि उसका और क्विला का भाषण काफी मिलता जुलता था। फ्लोरिया ने उसका जवाब पहले ही सुन लिया था और यह उस पर भी काफी हद तक फिट बैठता था। उसकी कहानी सुनने के बाद ही उसे एहसास हुआ था कि उसकी माँ और उसके परिवार द्वारा अपेक्षित कर्तव्यों के बारे में उसका लगातार रोना कितना मूर्खतापूर्ण था। फ्लोरिया ने उस शाम तक कभी नहीं समझा था कि वह चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुई कितनी भाग्यशाली थी। इसने उसे एक सती और बिगड़ी हुई लड़की जैसा महसूस कराया, वही लड़की जिसे मैं ढूंढने ही वाला था। लित उसे देखकर मुस्कुराया। फ्लोरिया को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि वह कितनी जल्दी अपने सामान्य रूप में वापस आ गया था। क्या तुम कृपया इसे मेरे लिए खोल सकती हो? मैं घर जाना चाहता हूँ। फ्लोरिया ने अपने आयामी हार, डायमेंशनल नेकलेस से अपना पास निकाला और बिना एक शब्द बोले गेट के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स सेट किए। जब लित वॉप से होकर गुजरने वाला था, फ्लोरिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम सच में पक्का रुकना नहीं चाहते? रात का खाना स्वादिष्ट होगा और हमारे पास मेहमानों के लिए बहुत सारे कमरे हैं। यह एक मूर्खतापूर्ण लाइन थी और वह इसे जानती थी, लेकिन फ्लोरिया उसे इस तरह नहीं जाने देना चाहती थी, जैसे अपना कर्तव्य निभाने के बाद किसी नौकर को विदा कर दिया जाता है। तुम्हारे प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं है। 5 मिनट में तुम सब अपना आपा वापस पालोगे और फिर ये सब जबरन माफी और अजीब खामोशी होगी। तुम्हें ये सोचने के लिए समय चाहिए कि आगे क्या करना है, और मुझे भी। जैसे ही लित गेट से गुजरा, वह बंद हो गया, जिससे फ्लोरिया को अपने घर के आराम में होने के बावजूद ठंड और अकेलापन महसूस हुआ। एरनास का घर एक प्राचीन कुलीन घराना था जो गुप्त रास्तों और गुप्त दरवाजों से भरा था। एक कारण था कि वेलन डीरस ने अपने बेटे के ठीक बगल वाला अपार्टमेंट लिया था। चिमनी में एक धातु की ग्रिड को हटाकर बगल के कमरे में जो कुछ भी हो रहा था उसे सुनना संभव था, बिना किसी ऐसे मंत्र का उपयोग किए जो किसी वहमी जादूगर को सचेत कर सके। वेलन, जिनी और ओरियन ने शुरू से अंत तक सब कुछ सुना था, यहाँ तक कि क्विला के भाषण को भी नहीं छोड़ा। ओरियन ने बच्चे की निजता में हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया था, लेकिन वेलन इस पर अडिग थे। मैं अपने बेटे का भविष्य एक ऐसे अजनबी के हाथ में नहीं छोड़ सकता जिसे मैं नहीं जानता और जिसके बारे में इतनी बुरी अफवाहें उड़ रही हैं।
यूरियल को उसकी जरूरत के समय में अकेला छोड़ना उसे एक बार फिर विफल करना होगा और मैं अब ऐसा नहीं करने वाला। जिनी ने अपने नवीनतम प्रतिद्वंद्वी की प्रकृति और अपनी बेटियों के साथ उसके संबंधों को बेहतर ढंग से समझने के अवसर को लपक लिया, जबकि ओरियन केवल आह भर सका और अपनी नियति को स्वीकार कर सका। एक बहुत ही दिलचस्प व्यक्ति, वैलन ने अपनी दाढ़ी गोटी के साथ छेड़छाड़ करते हुए कहा। इस तरह के लोग क्षतिग्रस्त माल, डैमेज्ड गुड्स होते हैं, लेकिन वे अविश्वसनीय संपत्ति, एसेट्स हो सकते हैं। मुझे अपने बेटे को उसे करीब रखने के लिए कहना चाहिए। अगर वो रास्ते में टूट नहीं जाता है तो इस लित का भविष्य बहुत उज्जवल हो सकता है। वो मुझे कई मायनों में अपनी दादी की याद दिलाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये ऑडियो सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल नवल कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। क्षतिग्रस्त माल शब्दों पर जिनी ने व्यक्तिगत रूप से अपमानित महसूस किया और वैलन को एक हल्की मुस्कान दी, जिससे ओरियन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह वही मुस्कान थी जो वह अपने कैदियों के सामने अपने प्रताड़ना के उपकरणों, टॉर्चरिंग डिवाइसेस की देखभाल करते समय पहनती थी। ओरियन जानता था कि अगर तीखी नजरें किसी को अपंग कर सकती तो वैलन के अवशेष जिनी के पस में आसानी से समा जाते। फिर भी उसने अपने मेहमान को नहीं झिड़का। रात के खाने का समय करीब आ रहा था और उन्हें अभी भी खुद को तैयार करने की जरूरत थी। चर्चा जारी रखने से पहले ओरियन और जिनी अपने निजी क्वार्टर में चले गए। कितना अज्ञानी मूर्ख है, वो उपहास से बोली। अगर उसने अपनी लैब से बाहर और दरबार कोर्ट में थोड़ा और समय बिताया होता तो उसे पता होता कि उनमें से आधे क्षतिग्रस्त माल हैं। तुम युवा लित के बारे में क्या सोचते हो, प्रिया? ओरियन इस बात से हैरान होना कभी बंद नहीं करेगा कि उसकी भावनाओं का वेग चाहे कितना भी हिंसक क्यों न हो, उसकी पत्नी उन्हें कभी खुद पर हावी नहीं होने देती थी और हर परिस्थिति में ठंडी और शांत बनी रहती थी। वह अभी युवा है। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि वह अपने पिछले आघातों से उबर सकता है। इतने बोझ को खुद को कुचलने न देने और उसे दूसरों के साथ साझा करने में सक्षम होने के लिए इच्छा शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। वो हमारी लड़कियों के लिए एक महान मित्र और क्राउन के लिए एक संपत्ति बन सकता है। मैं उस बारे में बात नहीं कर रही थी। जिनी ने उसके लिए एक सूट चुनना शुरू किया क्योंकि ओरियन अभी भी टाई पर फैसला कर रहा था। क्विला अभी बहुत आकर्षक नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत प्रतिभा है और वह वास्तव में उस लड़के की परवाह करती लगती है। फ्रिया सख्त होने का नाटक करती है, लेकिन अगर वह उसे सिर्फ एक अजनबी मानती तो वो उस पर इतनी पागल नहीं होती। जहां तक हमारी छोटी फ्लावर की बात है, कोई भी लड़का जो उसे शर्मा सकता है उन सभी से बेहतर है जिनसे हमने अब तक उसका परिचय कराया है। इस बात का जिक्र न करें कि वह थोड़ी झिझक के बाद उसके पीछे कैसे दौड़ी। जब हम उसे परिवार में लाएंगे तो हमें यह निश्चित करना होगा कि उसका मिलान किसके साथ करना है। एक सुखद विवाह पूरी तरह से अनुकूलता के बारे में है, जैसा कि हमारे लिए हुआ था। तुम्हारे जब वन से क्या मतलब है? लुटिया वापस पहुंचने के बाद लित घर नहीं गया और सीधे ट्रॉन के जंगलों की ओर चला गया। हाल की घटनाओं ने उस पर भारी असर डाला था और उसने अकेले रहने की आवश्यकता महसूस की। माँ सोचती है कि मैं दूर हूं, इसलिए वो चिंता नहीं करेगी। इसके अलावा अगर कुछ होता है तो उसके पास हमेशा संचार ताबीज होता है। सोलस और लित दूसरी विधि पर प्रयोग करने के लिए फौज मास्टरिंग लैब में नीचे गए। लित अभी भी थका हुआ था, लेकिन इन्विगरेशन इसकी भरपाई कर सकता था और उथल पुथल वाले मन के साथ उसने खुद को अपने काम में दफनाने की जरूरत महसूस की। गैंसवल के सिद्धांत के अनुसार फौज मास्टरिंग की सीमाओं को पार करने का सबसे अच्छा तरीका दूसरे जादुई घेरे मैजिक सर्कल का उपयोग करना था। सामान्य मंत्रमुग्ध करने की प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक रून्स को संग्रहित करने और माना को इकट्ठा करने के लिए केवल एक जादुई घेरे की आवश्यकता होती थी। ये फौज मास्टर का कर्तव्य था कि वह वस्तु में रून्स और माना दोनों को मजबूर करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करे, जादुई घेरे द्वारा संग्रहित ऊर्जा से बेहतर जादुई बल लगाकर। यदि शर्त पूरी नहीं होती थी तो मंत्रमुग्ध करना विफल हो जाता था। यही कारण था कि एक फौज मास्टर की रचनाएं कभी भी उसकी अपनी माना क्षमता से अधिक नहीं हो सकती थी। गांजवल ने परिकल्पना की कि अपनी खुद की माना के बजाय दूसरे घेरे का उपयोग करके फौज मास्टर्स टीम बना सकते हैं और बेहतर वस्तुएं तैयार कर सकते हैं। उनके काम ने बड़ी उम्मीदें जगाई थी, क्योंकि एक से अधिक घेरे का उपयोग करना पहले से ही एक मानक प्रक्रिया थी। हालांकि यह जादुई ऊर्जाओं को टकराने के बजाय उन्हें बेहतर ढंग से समाहित करने का काम करती थी। अंत में गांजवल के सिद्धांत को खारिज कर दिया गया क्योंकि इसका कभी कोई फल नहीं मिला। दो ओवरलैपिंग जादुई घेरों को माना से भरने से वे अस्थिर हो जाते थे। परस्पर विरोधी ऊर्जाएं घेरों को नुकसान पहुंचाती थी और किसी भी मंत्रमुग्ध करने के सफल होने के लिए बहुत तेजी से नष्ट हो जाती थी। कुछ प्रयासों के बाद लित और सोलस ने पाया कि न तो सोलस का टावर घेरों को शक्ति प्रदान करने के लिए इन्विगरेशन का उपयोग कर रहा था और न ही लित प्रक्रिया को तेज करने के लिए ट्रू मैजिक का उपयोग कर रहा था, जो सफल होने के लिए पर्याप्त था। रात अभी बाकी है, सोलस ने आह भरी।
क्या तुम कुछ देर सोना चाहते हो या तुम तीसरी विधि चुनना पसंद करोगे? दोनों में से कोई नहीं। मुझे लगता है कि मेरे पास एक समाधान है। कारण कि हम कीमिया, एल्केमी और फौज मास्टरिंग जैसी चीजों के साथ इतना संघर्ष कर रहे हैं, वो ये है कि हमने इसे बिल्कुल गलत समझा। जब से हमने अकादमी में कदम रखा है, हम समस्या को गलत कोण से देख रहे हैं। फेक मैजिक और उसकी सभी शाखाएं सख्त हैं, नियमों और सीमाओं से भरी हुई हैं जिन्हें जादूगर कभी पार नहीं कर सकता। फेक मेजेस आग के गोले का आकार, साइज या तापमान भी नहीं बदल सकते जब तक कि वे मंत्र को शुरू से दोबारा न लिखें। इसके बजाय ट्रू मैजिक एक स्वतंत्र प्रवाह है। आप जो कर सकते हैं उसके लिए चरणों या सीमाओं की कोई निर्धारित संख्या नहीं है, जब तक कि आपके पास इसे सच करने के लिए इच्छा शक्ति और कल्पना है। शुरुआत से ही हमारी समस्या यह है कि हम खेल को उसके अपने नियमों पर हराने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपने नियम खुद बनाएं। अकादमी में टियर 4 मंत्रों के बारे में मैंने जो अधिकांश चीजें सीखी हैं, वे अनावश्यक हैं। हीलर, कॉम्बैट मैजिक और एडवांस्ड मैजिक कक्षाओं में उन्होंने अब तक जो कुछ भी समझाया है, उसे मैं अपने दम पर करने में कामयाब हो सकता था। मुझमें बस टियर 3 और उससे नीचे के बारे में जो मैं पहले से जानता था, उसके बीच की कड़ियों को जोड़ने की सरलता की कमी थी। इसीलिए जैसे ही मैंने किसी अंग को फिर से उगाने या जीवन ऊर्जा साझा करने के पीछे की चाल सीखी, मैं पहले से ही ट्रू मैजिक के साथ इसे बेहतर करने में सक्षम था। हालांकि फौज मास्टरिंग ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं बहुत अज्ञानी हूं, इसलिए मेरी गलती हुई। रून्स और घेरों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मुझे माना पाथवेज की संख्या और स्थिति के पीछे के तर्क को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। मुझे यह अध्ययन करना चाहिए था कि मंत्रमुग्ध वस्तु को उसके प्रभाव देने के लिए सूडोको को किस तरह के रूप और गुणों की आवश्यकता होती है। एक बार जब मैं इसे प्राप्त कर लूंगा, तो मुझे किसी रून या मंत्र की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे बस रास्ते उकेरने होंगे और फिर उचित सूडोको बनाना होगा। मुझे लगता है कि तुम सही कह रहे हो, सोलस की रोशनी ने कहा। मुझे इसके बारे में तब सोचना चाहिए था जब मैं प्रोफेसर वेनमायर की विशेष स्याही का उपयोग किए बिना अपने खुद के जादुई घेरे बनाने में कामयाब रही। अगर हमें घेरों के लिए स्याही की जरूरत नहीं है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि यह रून्स के लिए भी अलग हो। मेरे बनाने वाले की कसम, मैं समझने में इतनी धीमी कैसे हो सकती हूँ? अपने प्रति इतनी कठोर मत बनो, सोलस। तुम वास्तव में अधिक समझदार हो, लेकिन 1 साल से अधिक समय से तुम अपनी स्थिति के कारण अवसाद से जूझ रही हो। इस बात का जिक्र न करें कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो, मेरे सामाजिक जीवन को संभालती हो और जादू में मेरी मदद करती हो। तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुम मेरे द्वारा मिले सबसे दयालु व्यक्तियों में से एक हो। सोलस की रोशनी खुशी से झूम उठी। किसी वस्तु के बजाय व्यक्ति के रूप में संबोधित किया जाना उसे सबसे अधिक खुश करता था। लत ने इसे महसूस किया और खुद को जोर से सोचते हुए पाया। क्या तुम्हें एक मजेदार बात पता है जो हम दोनों में समान है? हमें अभी तक ये पता नहीं चला है कि हम वास्तव में क्या हैं। तुम कोई आर्टिफैक्ट नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अपना दिमाग है, और नहीं कोई शापित वस्तु। जबकि ऐसा लगता है कि मेरे पास एक इंसान का शरीर है, एक जानवर की नैतिकता है और एक अबोमिनेशन की आत्मा है। सोलस को उनके बंधन का उनके सहजीवी संबंध से परे होने का विचार पसंद आया, और लत के विचारों के उदास मोड़ को कम करने के लिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। तुम फौज मास्टरिंग के बारे में क्या कह रहे थे? कि हम गैंसवल के सिद्धांत को छोड़ सकते हैं और सीधे सूडोकोस पर काम कर सकते हैं? काश, लत ने आह भरी। इसके लिए बहुत अधिक ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होगी, जिसकी वर्तमान में हमारे पास भारी कमी है। जब तक मैं विभिन्न प्रकार की जादुई वस्तुओं पर अपना हाथ नहीं जमा लेता और उनके गुणों का अध्ययन नहीं कर लेता, तब तक हम फेक फौज मास्टरिंग का उपयोग करने में फंसे रहेंगे। हालांकि अब जब हम खेल के नियम जानते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिनका हमें पालन करना है, कुछ जिन्हें हम मोड़ सकते हैं और अन्य जिन्हें हम धोखा देकर नजरअंदाज कर सकते हैं। मुझे तुम्हें दिखाने दो। लत ने फौज मास्टरिंग टेबल पर उन सस्ते छल्लों में से एक रखा जिसे उसने आयामी वस्तुओं, डायमेंशनल आइटम्स में मंत्रमुग्ध किया था, जबकि सोलस ने विश्व ऊर्जा को खींचने के लिए इन्विगरेशन का उपयोग किया और इसका उपयोग रिंग के आसपास के स्थान को माना से भरने के लिए किया। फिर लत ने पॉकेट डायमेंशन से उन कई छोटे हथौड़ों में से एक निकाला जो उसने जैकल से अपने लिए तैयार करवाए थे। इसमें धातु का सिरा और लकड़ी का हत्था था, जैसा कोई दीवार में कील ठोकने के लिए इस्तेमाल करता है। मैंने वास्तव में उन्हें अपने परिवार के लिए हथियारों में मंत्रमुग्ध करने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें मेरे प्रयोग के लिए भी ठीक काम करना चाहिए। सोलस, क्या टावर के अंदर माना पर तुम्हारा नियंत्रण केवल घेरों तक ही सीमित है? नहीं, ये बस वह तरीका है जिससे प्रोजेक्ट करने की मुझे अधिक आदत है, क्योंकि हमने हमेशा फौज मास्टरिंग के सिद्धांतों का पालन किया है। ठीक है, मुझे चाहिए कि तुम जिस हथौड़े को मैंने पकड़ रखा है, उसे घेरे में संग्रहित माना से थोड़ा अधिक माना से भर दो। सोलस को पता नहीं था कि लत क्या योजना बना रहा था, लेकिन उसने निर्देशानुसार किया। माना की इतनी मात्रा उसकी क्षमताओं से काफी नीचे थी। हथौड़ा नीली चमक के साथ धड़कने लगा और एक धीमी भंभनाहट की आवाज निकालने लगा।
लत ने रहस्यमय ऊर्जाओं पर ध्यान केंद्रित किया, उन्हें अपनी इच्छा के अधीन किया और पहले रून का रूप दिया, इससे पहले कि उन्हें जादुई घेरे के भीतर मौजूद ऊर्जाओं से टकराया जाए। पूरी लैब में चिंगारियां उड़ने लगी, जबकि परस्पर विरोधी ऊर्जाओं ने सायान रंग की रोशनी का विस्फोट पैदा किया, जिसने लत को लगभग अंधा कर दिया। प्रत्येक प्रहार ने रोशनी का एक नया विस्फोट पैदा किया। रिंग के अंदर एक और रून उकेरा, जिसने लत द्वारा बनाए गए अब तक के रास्तों से अधिक चौड़े और मजबूत माना पाथवेज बनाए। संक्षिप्त संपर्क ने रहस्यमय ऊर्जाओं को स्थिर रहने की अनुमति दी, लेकिन उपकरण और इसे चलाने वाले पर भारी असर डाला। तीसरे रून पर हथौड़ा टूट गया। सस्ते माल पर उनके ढांचे में मजबूर अत्यधिक संकुचित माना के कारण पहले से ही बहुत तनाव था। प्रत्येक टक्कर हथौड़े को आती हुई ट्रेन से टकराने जैसी थी। लत ने दूसरा निकाला, इस बार स्टील के सिरे और हत्थे वाला, जिसे सोलस ने लत को अपनी लय खोने दिए बिना एक बार फिर लबालब भर दिया। स्टील एक बेहतर माना कंडक्टर साबित हुआ, जिससे उसे कम प्रयास के साथ रूम्स को आकार देने की अनुमति मिली और यह 5 प्रहारों तक चला। धत 8 हो गए, 7 बाकी हैं। अगला। लत बात करने में अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता था, सोचना बहुत तेज था। तीसरा एक छोटा सजावटी चांदी की परत वाला हथौड़ा था, जिसे लत ने प्रोफेसर वेनमायर के लिए टर्म के अंत के उपहार के रूप में खरीदा था। अरे यार, किस्मत मुझसे नफरत करती है। मैंने जितने भी कबाड़ खरीदे थे, उनमें से मुझे एकमात्र महंगा वाला ही चुनना था। मेरी फूटी किस्मत। हथौड़ा उतना महंगा नहीं था, बस लत इतना कंजूस था। फिर भी वो जल्दी में था, सस्ता छल्ला और ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता था, जिससे उसे प्रक्रिया फिर से शुरू करने से पहले हथौड़ा बदलने का समय नहीं मिला। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि न केवल चांदी एक और भी बेहतर माना कंडक्टर थी, बल्कि किसी तरह अतिरिक्त ऊर्जाओं को तितर बितर कर दिया, जिससे विस्फोटों का झटका कम हो गया। लत ने दोबारा हथौड़ा बदलने की जरूरत के बिना रिंग पूरी कर ली। जब उसने इन्विगरेशन के माध्यम से अंतिम उत्पाद की जांच की, तो उसने पाया कि प्रयोग आंशिक रूप से सफल रहा था। मध्यम श्रेणी की गुणवत्ता वाली आयामी वस्तुओं की मंत्रमुग्ध आवश्यकताओं का उपयोग करने के बावजूद, जो लगभग 10 वर्ग मीटर के स्थान को संग्रहित करने में सक्षम थी, फेक और ट्रू मैजिक दोनों का उपयोग करने वाली हाइब्रिड तकनीक के साथ उन्होंने जो प्राप्त किया वो उच्च गुणवत्ता वाला था, जिसमें लगभग 30 वर्ग मीटर का आंतरिक स्थान था। समस्या सूडो कोर के चारों ओर दौड़ने वाले असमान माना पाथवेज में थी। सत्यानाश हो। बावजूद इसके कि तुमने हर हथौड़े के लिए समान मात्रा में माना का उपयोग किया, अलग अलग सामग्रियों ने अलग अलग परिणाम दिए हैं। सूडो कोर को चांदी के हथौड़े का उपयोग करते समय डाला गया था, इसलिए यह उन रास्तों के लिए बहुत मजबूत है जिन्हें मैंने पहले 2 हथौड़ों के साथ उकेरा था। या तो वे इसकी ऊर्जाओं को थामने में असमर्थ होंगे और धीरे धीरे इसके जादुई गुणों को खो देंगे, या को समय के साथ अस्थिर हो जाएगा और फट जाएगा। मेरी किस्मत के हिसाब से मुझे धमाके का ही अंदेशा है। यह अभी भी एक सफलता है, सोलस ने कहा। चांदी की परत वाला हथौड़ा टूटने से पहले 7 प्रहारों तक चला। शायद चांदी का हथौड़ा सभी 13 रून्स के लिए पर्याप्त चल सकता है, यदि एक से अधिक वस्तु के लिए नहीं। शायद और शायद नहीं। लत ने आ भरी। चांदी एक लचीली और नरम धातु है। यह एक ही रून के बाद विकृत हो सकती है, जिससे यह बेकार हो जाएगी। कोशिश करने लायक है, लेकिन इसमें काफी पैसा खर्च होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि अगर हम सभी टुकड़ों को इकट्ठा कर लें तो तुम उन्हें एक नए हथौड़े में पिघला सकते हो। अगले कुछ दिनों में अकादमी का ब्रेक खत्म होने से पहले लत ने कई विषयों पर अनगिनत प्रयोग किए। सोलस की सलाह का पालन करते हुए उसने चांदी का हथौड़ा खरीदा, जबकि पृथ्वी के आरपीजी रीति रिवाजों का पालन करते हुए उसने सोने की परत वाला हथौड़ा भी खरीदा। केवल सामग्री की लागत उसे 3 सोने के सिक्के पड़ी, लेकिन उन सभी वीडियो गेम्स में जो उसने खेले थे, सोने की वस्तुएं चांदी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करती थी। उसकी निराशा के लिए सोना एक भयानक माना कंडक्टर निकला, जो पिसने से पहले एक भी प्रहार तक नहीं टिक पाया। कुछ समय के लिए डंजन्स और लूटिंग के रचनाकारों को कोसने के बाद उसने चांदी के हथौड़े को आजमाया। इसने उसे अपने फौज मास्टर करियर की पहली उच्च गुणवत्ता वाली आयामी रिंग बनाने की अनुमति दी। प्रभाव प्रकृति में भौतिक से अधिक जादुई थे, इसलिए हथौड़ा पिचक जाता था लेकिन नष्ट नहीं होता था। लत इसे दोबारा ढलवाने से पहले कई बार उपयोग कर सकता था। हमें या तो एक मजबूत चांदी के मिश्र धातु सिल्वर एलॉय की आवश्यकता है, या हथौड़े को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए उसे मंत्रमुग्ध करना होगा। देर सबेर ज़कल तुमसे पूछेगा कि तुम इसे इतनी खराब स्थिति में लाने के लिए क्या कर रहे हो, और तुम्हारे पास कोई विश्वसनीय बहाना नहीं है, सोलस ने कहा। वे फौज मास्टरिंग के बारे में जितना अधिक जानते थे, लत बक्सों को खोलने के उतना ही करीब पहुंच गया। उसे ये दिखाने के लिए कभी कोई दृष्टि नहीं मिली कि भविष्य बदल गया है, इसलिए वो उन्हें कभी नहीं भूला था। लत और सोलस ने उस सिंक्रोनाइजेशन प्रभाव को दोहराने की कोशिश की जिसे उन्होंने स्कॉपिको के खिलाफ अनुभव किया था, जब उसने पहली बार अपना चमकता हुआ रूप धारण किया था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। पत्थर का दस्ताना बस एक पत्थर के दस्ताने की तरह काम करता था। उनके शरीर जुड़े हुए थे, लेकिन उनके माना कोज मीलों दूर और उस तरह खुल रहे थे।
उसे अपने दोस्तों से कभी कोई मुलाकात या कॉल नहीं मिली और इसने उसे काफी उदास कर दिया। जैसा कि यूरियल ने कहा, बहुत कम और बहुत देर से वो गाड़ी छूट चुकी होगी। लथ ने सोचा, या शायद उन्हें अपनी भावनाओं को सुझाने के लिए कुछ समय चाहिए। सोलस ने इशारा किया। यूरियल और फ्रिया को कुछ गंभीर सोच विचार करना है, जबकि बेचारी क्वाइला शायद अभी भी उस तरह फ्रेंड जोन किए जाने से उबर रही है। फ्लोरिया ही एकमात्र ऐसी है जिसके पास कोई बहाना नहीं है। मुझे लगा था कि वह इससे बेहतर है। अपने दोस्तों और परिवार को अलविदा कहने के बाद लथ अंतिम तिमाही के लिए व्हाइट ग्रिफॉन अकादमी वापस चला गया। अकादमी वापस जाना लथ को थोड़ा अजीब लगा। उसे वहां रहना पसंद नहीं था, जहां उसे हमेशा अपनी असली क्षमताओं को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था और मतपत्र बैलेट को हाथ में रखना पड़ता था। ये पता चलने के बाद कि वार्डन के घेरे आयामी वस्तुओं डायमेंशनल आइटम्स को सील कर सकते हैं, उसे इसे पॉकेट डायमेंशन में रखने में सुरक्षित महसूस नहीं होता था। इसलिए जब भी वह अपने कमरे या क्लासरूम से बाहर निकलता तो वह इसे बाहर निकाल लेता था। लथ ने अकादमी में दाखिला लेने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि उसे ज्ञान और शक्तिशाली लोगों के साथ संबंधों को बटोरने की उम्मीद थी, लेकिन अब तक केवल पहला काम ही सुचारू रूप से चल रहा था। विशेषज्ञता पाठ्यक्रमों और पुस्तकालय के बीच, जहां से उसने सामग्री उधार लेना और कॉपी करना कभी बंद नहीं किया था, उसका जादुई ज्ञान निरंतर बढ़ रहा था। जहां तक संबंधों की बात थी, वह अभी भी शून्य पर था। सामाजिक सीढ़ी चढ़ना असंभव साबित हुआ था। एकमात्र विकल्प या तो किसी युवा लॉर्ड मिस के अधीन होना और उनका गुर्गा बनना था, या मतपत्र लेना और अलग थलग रहना था। ये पहले से ही बुरा था, लेकिन अब मैंने अपनी थोड़ी बहुत संगति भी खो दी है। मैं जानता था कि बच्चों के एक समूह के साथ इतना भावुक होना एक गलत कदम था। अब सिर्फ तुम और मैं हैं, सोलस। और भी बुरा यह है कि क्वायर की मदद के बिना आयामी जादू डायमेंशनल मैजिक में महारत हासिल करना और भी कठिन होगा। यह उन दुर्लभ समयों में से एक था जब सोलस को नहीं पता था कि क्या कहना है। एक तरफ वो लथ को अपने साथियों को लोगों के बजाय उपकरण समझने के लिए डांटना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वो उसे फिर से अपने लापरवाह रूप में देखकर खुश थी। वो सोलस ही थी जिसने लथ को खुलने और अपना बोझ साझा करने के लिए प्रेरित किया था। अब जब इसका उल्टा असर हुआ था, तो सोलस ब्रेकअप के लिए आंशिक रूप से खुद को जिम्मेदार महसूस किए बिना नहीं रह सकी। कम से कम अपने ठंडे रवैये के साथ लथ आगे की पीड़ा से बच जाएगा। यही उन कई कारणों में से एक था कि वह वास्तव में तब हैरान रह गई जब किसी ने लथ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, और उससे भी ज्यादा तब जब उन्होंने पाया कि वह नई किताबें देने के लिए भेजा गया कोई क्लर्क नहीं था। वो यूरियल था। नमस्ते लथ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लथ ने उसे अंदर आने देने के लिए दरवाजा खोला, ये देखते हुए कि यूरियल अच्छी स्थिति में नहीं दिख रहा था। वो दुबला पतला लग रहा था। पिछली बार जब लथ ने उसे देखा था उससे अधिक पीला, और उसने कुछ किलोग्राम वजन कम कर लिया था। मुझे नहीं पता कि लड़कियों के मन में क्या है, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह बातचीत निजी रहे। मुझे डर है कि मैं सार्वजनिक रूप से बोलने में तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूं। यूरियल ने आह भरी। कमरे में चारों ओर इस तरह देखा जैसे वह उस साहस के अलावा कुछ और ढूंढ रहा हो जिसकी उसे वह कहने के लिए जरूरत थी जो कहा जाना था। मैंने तुम्हारी कई बातों के बारे में बहुत सोचा। मैं केवल उस हिस्से की बात नहीं कर रहा हूं कि अपनी वर्तमान बाधा का सामना कैसे किया जाए, बल्कि उन सभी चीजों के बारे में भी जो हमने एक दूसरे के मुंह पर मारी थी। तुम सही थे, मैं दोस्त की तलाश में तुम्हारे पास नहीं आया था, लेकिन मैं वास्तव में खुश था जब मुझे लगा कि मुझे एक मिल गया है। तुम मेरी माफी के बारे में भी सही थे। मैंने केवल एक बार ऐसा किया था और मैं ईमानदार नहीं था। मैं केवल तुम्हें अपने समूह में शामिल करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारे खर्च पर मेरा जीवन आसान हो सके। यूरियल लथ की आंखों में देखते हुए बोला, उसके हाथ मजबूती से भींचे हुए थे। हालांकि मैं बदल गया हूं। हम जो कुछ भी साथ में गुजरे, उसने मुझे एक अलग इंसान बना दिया है। कोई ऐसा जो शायद ट्रैंक्विलाइजर पोशंस पर थोड़ा बहुत निर्भर है, लेकिन फिर भी कोई ऐसा जो मुझे विश्वास है कि उस व्यक्ति से बेहतर है जो मैं पहले था। यूरियल ने लथ की ओर अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। नमस्ते, मैं यूरियल डियारस हूं और मैं एक हत्यारा हूं। अकादमी के पहले दिन मैंने तुम लोगों के साथ जो किया उसके लिए मुझे वास्तव में खेद है। मैंने तुम्हें एक दोयम दर्जे के व्यक्ति और क्वायर को एक पालतू जानवर की तरह समझा। मुझे तुम लोगों को हमेशा हल्के में लेने के लिए खेद है जब तक कि बहुत देर नहीं हो गई। मैं थोड़ा घमंडी हो सकता हूं, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हारा दोस्त बनना चाहूंगा। लथ हाथ मिलाते हुए मुस्कुराया। माफी स्वीकार है। हम अतीत को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं और अपनी पिछली गलतियों को नहीं दोहरा सकते। चूंकि हमें दूसरा मौका मिला है, इसलिए हमें इसे बर्बाद न करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्या तुम गंभीर हो? सोलस घटनाओं के इस मोड़ से हतप्रभ थी। हाँ, मैंने भी अपने फायदे के लिए उन सभी में हेरफेर करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उसे वही खेल खेलने के लिए दोष नहीं दे सकता। चूंकि मैं भी बदलने की कोशिश कर रहा हूं, शायद हम एक दूसरे की मदद कर सकें। हालांकि मैं उसे अभी परिरक्षण
प्रोबेशन पर मान रहा हूँ। बातें हमेशा सस्ती होती हैं। यूरियल को अपने कार्य से साबित करना होगा कि वह वास्तव में परिपक्व हो गया है, अन्यथा यह नए साल के संकल्प पर अंकित मूल्य पर भरोसा करने जैसा होगा। यूरियल इतना खुश था कि उसके चेहरे की रंगत वापस आ गई और उसने हाथ मिलाने को गले मिलने में बदल दिया। धन्यवाद दोस्त, मैं वास्तव में चिंतित था कि तुम मुझे बस अपने कमरे से बाहर निकाल दोगे। मैं अब तक वास्तव में एक घटिया दोस्त रहा हूँ। लत ने यूरियल की पीठ थपथपाई और गले मिलने से हटने से पहले कुछ सेकंड इंतजार किया। तुम और मैं दोनों, यूरियल, मुझे तुम्हें पहले फोन करना चाहिए था। पहले गोंग गोंग की आवाज ने उन्हें अनिवार्य पाठ्यक्रमों की कक्षा की ओर भागने के लिए मजबूर किया। पाठ शुरू होने से पहले उनके पास केवल 15 मिनट थे। अकादमी के अंदर वॉप स्टेप्स का उपयोग करना असंभव था, इसलिए उन्हें उड़ना पड़ा। उनके पहुंचने पर लड़कियां पहले ही अपनी सीटें ले चुकी थी और अपने लापता साथियों के लिए कुछ खाली सीटें रखी थी। लत उन सभी को देखकर खुश था कि वे उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर भी वो सोच रहा था कि उन्होंने पिछले दिनों में उससे संपर्क क्यों नहीं किया था। जब दूसरा गोंग बजा तो प्रोफेसर नल ने कक्षा में प्रवेश किया। लत ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि वह और भी सुंदर हो गई थी, लेकिन अब उसका दिल शांत था। काश मैं 10 साल और बड़ा होता। उसने आ भरी, उसके बारे में अपने रोमांटिक सपनों को हमेशा के लिए त्याग दिया। वापसी पर स्वागत है लड़कों और लड़कियों। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आप में से बहुत से लोग दूसरी तिमाही पास करने में सफल रहे। इस वर्ष पदोन्नति की दर पिछले वर्ष की तुलना में बहुत अधिक है और यह अच्छी बात है। फिर भी आप में से कई लोगों ने पहली तिमाही की तुलना में अपने ग्रेड गिरते देखे हैं और यह बुरी बात है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करती हूं कि आप खोए हुए समय की भरपाई के लिए अतिरिक्त मेहनत करेंगे। याद रखें, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ही असली प्रतिभा का आधार है। कक्षा ने उनकी दयालु बातों के लिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत किया, जिस पर उन्होंने एक छोटे से झुककर जवाब दिया। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं यहाँ आपको एडवांस्ड मैजिक के सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स ऑफ एडवांस्ड मैजिक सिखाने के लिए नहीं हूँ। हम उस विषय को समाप्त कर चुके हैं, कम से कम चौथे वर्ष के लिए। मैं आपको जिस चीज से परिचित कराने जा रही हूँ वो कुछ ऐसा है जिसे हर जादूगर को जानना चाहिए, क्योंकि यह हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। मैं माना क्रिस्टल्स की बात कर रही हूँ। आपने उन्हें पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन शायद आपने कभी खुद से यह पूछना बंद नहीं किया कि वे क्या हैं। अकादमी में कैंटीन की मेजों पर, पुरस्कार हॉल में मूल रूप से हर जगह माना क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। माना क्रिस्टल्स हर कमरे को रोशन करते हैं। जहां खिड़कियां नहीं हैं वहां ताजी हवा प्रदान करते हैं और आपके शावर और शौचालय में बहता पानी पहुंचाते हैं। अकादमी में सब कुछ काम करने के लिए माना क्रिस्टल्स पर निर्भर करता है। इस कक्षा के दौरान मैं आपको सिखाऊंगी कि माना क्रिस्टल्स क्या हैं, उन्हें कैसे ढूंढना है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उनका उपयोग कैसे करना है। अपने कच्चे रूप में वे सिर्फ सुंदर, चमकते पत्थर हैं। एक जादूगर ही उन्हें परिष्कृत कर सकता है और उनकी शक्ति का उपयोग कर सकता है, उन्हें सर्वोद्देशीय उपकरणों में बदल सकता है। क्रिस्टल स्मिथ बनने के लिए किसी विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है। आप में से कोई भी एक बन सकता है, बशर्ते आपके पास धैर्य, सटीकता और स्थिर हाथ हों। मैं ये भी जोड़ दूंगी कि यह एक अच्छा वेतन वाला काम है, लेकिन मैंने कभी किसी पूर्व छात्र को पैसे के मुद्दों से जूझते हुए नहीं सुना। सभी जादूगरों की नौकरियां अच्छी नौकरियां हैं। उन छात्रों की आंखें लालच से चमक उठी जिनके पास कोई विशेषज्ञता नहीं थी या जो पहले ही उनमें फेल हो चुके थे। सबसे पहले वे क्या हैं? माना क्रिस्टल्स प्राकृतिक रूप से बनने वाले खनिज हैं जिनमें जादुई शक्ति की अद्भुत मात्रा होती है। वे कैसे बनते हैं यह अभी भी एक रहस्य है। हम केवल इतना जानते हैं कि आमतौर पर वे उन सटीक स्थानों पर पाए जा सकते हैं जहां वन्यजीव सबसे अधिक फलते फूलते हैं। उन्हें सच में कोई अंदाजा नहीं है कि दुनिया जादुई शक्ति से भरी हुई है, लथ ने सोचा। संभवतः जिन स्थानों की वह बात कर रही हैं वे माना गीजर की तरह हैं जिनका उपयोग हम तुम्हारे टावर रूप के लिए करते हैं, सोलस। अगर मैं सही हूं तो दुनिया की ऊर्जा समय के साथ माना क्रिस्टल्स में बदल जाती है। इसका मतलब है कि तुम्हारी माना सेंस से हम उन्हें आसानी से ढूंढ सकते हैं और बहुत अमीर बन सकते हैं। तुम्हारे गुब्बारे को फोड़ने के लिए माफी चाहती हूं, सोलस ने कहा। लेकिन जिन दोनों माना गीजर्स के बारे में हम जानते हैं उन्हें अबोमिनेशंस ने पूरी तरह सुखा दिया है। मुझे संदेह है कि उन्होंने पीछे कुछ भी छोड़ा होगा। लत के धन के सपने टूट गए ठीक तभी जब नाले ने उसे बुरी खबर का एक और हिस्सा दिया। जंगलों, वनों या नखलिस्तानों, ओएसिस में केवल खराब गुणवत्ता वाले ही पाए जा सकते हैं। मुख्य भंडार, मदलोड तक पहुंचने के लिए थोड़ा खुदाई करने की जरूरत होती है। हमें नहीं पता कि क्या जादुई जीव, पौधे या राक्षस भी क्रिस्टल का उपयोग करते हैं, जिससे पीछे केवल कतरने ही बचती हैं। हम जो जानते हैं वह यह है कि माना क्रिस्टल की नसें भूमिगत पाई जा सकती हैं और आमतौर पर आप जितना गहरा जाते हैं गुणवत्ता उतनी ही बेहतर होती जाती है। ये तर्कसंगत लगता है, लथ ने सोचा। शायद पौधे और जीव अपने कोर को बढ़ाने के लिए उनका उपभोग करते हैं,
या शायद वे स्वाभाविक रूप से अपने विकास को गति देने के लिए दुनिया की ऊर्जा को सोख लेते हैं और इससे उच्च गुणवत्ता वाले क्रिस्टल बनने से रुक जाते हैं। जमीन के नीचे न केवल दुनिया की ऊर्जा अधिक प्रचुर होनी चाहिए बल्कि अनुपयोगी भी होनी चाहिए, इसलिए ये समय के साथ जमा होकर नसें बना सकती है। ये खर्च न की गई ऊर्जा के बैंक की तरह है। एक माना क्रिस्टल की शुद्धता का आकलन उसके रंग से आसानी से किया जा सकता है। अपने आयामी ताबीज डायमेंशनल एम्यूलेट से नाले ने 8 क्रिस्टल निकाले जो एक कीमती रत्न की तरह पूरी तरह से कटे हुए थे। हर एक उसकी मुट्ठी के आकार का था। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे खराब से सबसे अच्छे तक लाल, नारंगी, पीला, हरा, सियान, नीला, बैंगनी और सफेद हैं। लत को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। माना क्रिस्टल्स की गुणवत्ता का ग्रेड माना कोर्स के समान ही था, लेकिन एक अपवाद के साथ। एक सफेद वाला। क्या इसका मतलब है कि सफेद माना कोर्स वास्तव में मौजूद हैं? आज की वीडियो बस यही तक थी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।